Good morning, student. I am Yogesh Goswami and I am here to teach for chemistry. Earlier I discussed about scientific notation and rounding of the numbers. Today we will discuss about Gay-Lussac law of कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, आज हम गै-लुसैक के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। गै-लुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, द गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहता है ये नियम? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो रूल है ये गै-लुसैक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये जो रूल है ये इज गिवन बाय गै-लुसैक इन 1808, 1808 में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, गैस always gas which combines together in a simple ratio of their volumes, if the product are also in gas state, then they will also be in a simple ratio of the volumes with reactants। ठीक है, क्या कहता है ये नियम कि गैस से सदैव समान ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसें सदैव सरल अनुपात में रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, सरल अनुपात में, सिंपल रेशियो में। और अगर उनके अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो उसका अनुपात भी सरल अनुपात में होगा। ठीक है, दोबारा सुने। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, गैसेज ऑलवेज रिएक्ट टुगेदर इन ए सिंपल रेशियो इफ द प्रोडक्ट आर आल्सो इन गैस स्टेट, then they will be also in a simple ratio by volumes with the reactant under identical condition of pressure and temperature। ठीक है स्टूडेंट, कि गैसें हमेशा सरल अनुपात में क्रियाएं करती हैं निश्चित ताप और दाब की परिस्थितियों में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोरीन बनाती हैं, तो इसका वन वॉल्यूम है, जैसे इसका एक आयतन लिया और एक आयतन जो है हमने क्लोरीन का लिया वन वॉल्यूम, तो क्या बनेगा? दो आयतन, दो वॉल्यूम बनेंगे 2HCl के। इसके दो वॉल्यूम बनेंगे, इनके एक एक वॉल्यूम आपस में रिएक्शन करेंगे, कंबाइंस विच ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट विच आल्सो इन ए गैस स्टेट। ठीक है, और इसका भी जो आयतन है वो भी सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल वॉल नंबर रेशियो होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया के दो आयतन बनते हैं, तो इसका वन वॉल्यूम जो है, इसका एक आयतन इसके तीन वॉल्यूम से क्रिया कर रहा है, और दो वॉल्यूम जो है दो आयतन अमोनिया के बन रहे हैं। तो एक रेशियो 1:3:2 सिंपल रेशियो है, ऐसे इसमें 1:1:2 ये भी क्या है? सिंपल रेशियो है। ये सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो। ठीक है, दोबारा सुने। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, गैसेज ऑलवेज कंबाइंस टू ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो इफ forming product are also in a gas state, then they will be in a simple ratio by volumes with the reactant। ठीक है, under identical condition of pressure and volume, under identical condition of temperature and pressure। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया गै-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, गै-लुसैक का के गैसीय आयतन का नियम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु संरचना का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
It was also given in 1808. ये भी 1808 में दिया गया था, ठीक है। Dalton atomic theory is the theoretical justification of the law of chemical combination, ठीक है। ये theoretical justification है, law of chemical combination का theoretical justification है, ठीक है। Dalton's theory some important postulates are as follow। इस थ्योरी के कुछ important points जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। परमाणु हमेशा सरल अनुपात में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। द एटम्स ऑलवेज रिएक्ट विद ईच अदर इन ए सिंपल वॉल नंबर रेशियो, ठीक है, एंड फॉर्म्ड कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। परमाणु हमेशा सरल अनुपात में रिएक्शन करते हैं और सरल अनुपात में क्रिया करके कंपाउंड एटम का निर्माण करते हैं, आजकल जिसे हम अणु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमने अभी बताया था कि हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन के 1 वॉल्यूम से क्रिया करके HCl के 2 वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। तो सरल अनुपात में क्या कर रहा है, ये क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और इनके क्रिया करने से ये जो मॉलिक्यूल बनाए जिसे हम कंपाउंड एटम कहते थे, डाल्टन के समय इसे कंपाउंड एटम कहा जाता था, आजकल जिसे मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं, कंपाउंड एटम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम in respect in shape, size and chemical property, and the atoms of different elements are different in all respect of shape, size and chemical property। समान तत्वों के जो परमाणु हैं गुणधर्मों में समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। दोबारा सुने, द एटम्स ऑफ same elements are identical in all respect, shape, size, mass and chemical properties. On the other hand, the atoms of the different elements are different in all respect, shape, size और chemical property। यानी समान तत्वों के जो परमाणु हैं गुणधर्मों में समान होते हैं, साइज उनका वॉल्यूम, उसका आकार और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो समान होते हैं। एक तत्व के परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हो गया है ना, एटम्स हमेशा जो है क्या करते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये कुछ रूल्स हैं। और एटम्स ऑलवेज रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म्ड कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल्स, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि रदरफोर्ड सिद्धांत और जो बोर्स का नील बोर सिद्धांत था उसका रिसर्च होने के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां निकाली गई और उसका एक रेक्टिफाइड फॉर्म दिया गया, रेक्टिफाइड फॉर्म ऑफ द डाल्टन थ्योरी या लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन थ्योरी। क्या कमियां थी? ये यूं कहता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्ट्स, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट्स, यानी कि एटम्स का विभाजन नहीं है किया जा सकता और ये पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, डाल्टन ये कहता है। जबकि जो रेक्टिफाइड फॉर्म है, यानी कि जो डाल्टन का परिशोधित रूप है, उसमें जो कमियां आई उससे ये पता पड़ा, पहली कमी ये थी कि एटम्स इज कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। यानी एटम्स भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी उसका भी विभाजन है। जबकि डाल्टन ये कहता है कि एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। लेकिन जब रिसर्च हुई तो बाद में यह इन्वेंशन किया गया
कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ द सम एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ये पहली कमी थी या लिमिटेशन कह सकते हैं इसकी, इस सिद्धांत की कमी कह सकते हैं। दूसरा ये है, डाल्टन ये कहता है एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो लिमिटेशन है या इसका जो रेक्टिफाइड फॉर्म है वो ये कहता है वन एटम्स कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर एटम्स, वन एटम्स कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर एटम्स बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। जैसे हम एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कि 4Be9 पर अगर हम अल्फा विकिरणों की बौछार करें, 2He4 की बौछार करें, तो हम बेरिलियम के एटम को कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं 6C12 प्लस में 0N1। इनका जो एटॉमिक मास है, प्रोडक्ट का एटॉमिक मास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। जैसे 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 6 और 1 0। ये न्यूट्रॉन है जिसका चार्ज 0 होता है और एटॉमिक मास इकाई होता है, 1 यूनिट होता है। तो हमने एक एटम को नष्ट कर दिया और दूसरे एटम की उत्पत्ति कर दी, तो ये रेक्टिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद जो कमी थी वो ये थी, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटम्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। डाल्टन तो ये कहता है कि एक तत्व गुणधर्मों में समान होते हैं, एक तत्व के परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो रेक्टिफाइड फॉर्म है वो ये कहता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो इनके गुणधर्मों में समान होना चाहिए, इनको गुणधर्मों में, लेकिन ये क्या है, गुणधर्मों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये डिफरेंट परमाणु भार रखते हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक समान है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। इन्हें कहते हैं समस्थानिक। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास अलग है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ऑन द अदर हैंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। और जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं उनके एटॉमिक मास समान है। ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, इनके एटॉमिक मास क्या है, भिन्न भिन्न है। डाल्टन के अकॉर्डिंग तो क्या होने चाहिए, गुणधर्मों में समान होने चाहिए, लेकिन इनके एटॉमिक मास क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए गुणधर्मों में भी ये भिन्न भिन्न है। दूसरा क्या है कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं वो गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन वो गुणधर्मों में सिमिलरिटी शो करते हैं। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक सेम एटॉमिक मास। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इनके एटॉमिक मास समान है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होगी। जब ये डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है क्योंकि इनके एटॉमिक मास क्या है, समान है। 18, 19, 20 ये तो इनके परमाणु क्रमांक हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास क्या है, परमाणु भार क्या है, समान है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक, एंड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब होता है संभारिक। संभारिक के परमाणु भार समान होते हैं और समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो इनके परमाणु क्रमांक समान हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। संभारिक में भार समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक है। तो सम atoms of the some elements can have different atomic mass and atoms of the different elements can have same atomic mass, ठीक है, due to existence of isotopes and isobars, ठीक है स्टूडेंट, ये कमी थी। उसके बाद और क्या कमी है, it could not explain the difference between atoms and the molecules। ये जो सिद्धांत था
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन नहीं दे पाया, उसमें अंतर नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या कमी थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड विच बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, यानी एक अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं, जैसे एक अणु है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, उसकी नेचर क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड बाइंड टुगेदर एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो किस बंध से बंधित हैं, इसको नहीं समझा पाया, ठीक है। दूसरा, और क्या कमी थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द एटम्स विद कंबाइंस टू ईच अदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, कि एटम्स आपस में रिएक्शन करते क्यों हैं, आखिर क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और आपस में क्रिया करके वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण क्यों करते हैं, इसको नहीं समझा पाया। कौन? डाल्टन थ्योरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड एटम्स, ठीक है, ये नहीं समझा पाया। तो ये कुछ लिमिटेशन थे, इसे हम रेक्टिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, क्या सिद्धांत है? बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या सिद्धांत है, क्या हाइपोथेसिस है? बर्जीलियस क्या कहता है? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। क्या कहता है? द इक्वल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस, द इक्वल वॉल्यूम्स of all gases have same number of atoms under identical condition of temperature and pressure, यानी समान ताप और दाब की परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह है बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस की परिकल्पना। दोबारा सुने, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, उस कंडीशन में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे कि क्या बर्जीलियस का ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, क्या ये वैलिड हो रहा है या इनवैलिड है, वेरीफाइड है या नहीं है, इसका हम टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक रिएक्शन से हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या बर्जीलियस का हाइपोथेसिस वेरीफाइड है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 वॉल्यूम बनता है, H2 प्लस में Cl2 इक्वल टू 2HCl, तो इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है और इसका बन रहा है 2 वॉल्यूम। हम जानते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि गैस के एक वॉल्यूम में, एक आयतन में अणुओं की संख्या n है। द 1 वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम में n अणु हैं, n मॉलिक्यूल है,
n molecule of hydrogen and n molecule of chlorine, और 2n, क्योंकि 2 बन रहे हैं तो 2n molecule of hydrogen chloride. If n is equal to 1 हो then तो 1 molecule of hydrogen प्लस में 1 molecule of chlorine is equal to 2 molecule of hydrogen chloride. ठीक है, अब हम क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का। लेकिन अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल बनाना है, हमने इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा करो। मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स की संख्या समान होती है ना, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस। मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे या एटम्स लेंगे, क्योंकि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में एटम्स की संख्या समान होती है, न कि मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर n एटम्स, n एटम, n बराबर हमने एक माना है तो एक एटम क्लोरीन का, एक एटम हाइड्रोजन का, 2 मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम बनेंगे, जिसे हम उस समय बर्जीलियस के समय अणु को ही कंपाउंड एटम कहते थे। कंपाउंड एटम कह लो या फिर मॉलिक्यूल कह लो, बात एक है। 2 बनाने तो एक एटम लेना पड़ेगा क्लोरीन का और एक एटम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, और अगर इसका आधा कर दो, एक मॉलिक्यूल बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड एटम बनाना है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम बात एक ही होती है, तो इसका आधा एटम लेना पड़ेगा क्लोरीन का और आधा एटम लेना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन का। क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनाना है, हमने इसका आधा किया तो इसका भी आधा आधा करना पड़ेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉलो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन का विभाजन तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से चलें तो एटम का तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो आधा कहाँ से मिल जाएगा? जब एटम्स का विभाजन होता ही नहीं है तो परमाणु को हम आधा नहीं कर सकते। तो ये जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटली रिजेक्टेड, invalid, it can be proved invalid by experimentally। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद एवोगाद्रो नामक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी 1811 में। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस एवोगाद्रो की परिकल्पना दी गई। बस वही बात है, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में बस परमाणु की जगह अणु आ जाएगा। जो गलती बर्जीलियस ने परमाणु शब्द देकर की, उसका संशोधन किया, उसका मॉडिफिकेशन करके उस एटम्स के स्थान पर एवोगाद्रो ने मॉलिक्यूल शब्द दिया। तो इसकी जो हाइपोथेसिस थी, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। परमाणु ना देकर इसने अणु दिया। ठीक है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इसका भी, इस हाइपोथेसिस का भी प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं कि क्या वास्तव में इन्होंने सही बताया है। जैसे वही हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ले ले, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना। हमने माना कि 1 वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेंस n मॉलिक्यूल्स। एक वॉल्यूम में गैस के n अणु हैं, तो हम ये मान लेते हैं। तो n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मॉलिक्यूल्स लेंगे, एटम्स नहीं लेंगे, और n मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2n मॉलिक्यूल ऑफ HCl।
क्योंकि 2 बन रहे हैं तो 2n मोल, n एक आयतन में n मॉलिक्यूल है, एक आयतन में n मॉलिक्यूल है। इफ n इज इक्वल टू 1 देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl इस फॉर्म। अगर हमें 2 बनाने हैं अणु इसके HCl के तो 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्लोरीन का और 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, और इसका आधा करो। अगर 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्लोरीन का और आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो आधे में कितने होंगे? 1 एटम होगा ना, जो कि पॉसिबल है। आधे मॉलिक्यूल में 1 एटम पॉसिबल है। एटम का तो विभाजन नहीं हुआ, मॉलिक्यूल का ही तो विभाजन हुआ है, तो आधा मॉलिक्यूल तो हो सकता है, आधा मॉलिक्यूल हो सकता है। आधा मॉलिक्यूल का मतलब 1 एटम हाइड्रोजन का और आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन का मतलब 1 एटम क्लोरीन का, तो HCl बन गया ना, HCl बन गया। क्योंकि आधा मॉलिक्यूल हो सकता है, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का या आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन का हो सकता है, लेकिन एटम आधा नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। एटम्स का डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल का डिवाइडेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2 में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो आधे में कितने होंगे? 1 ही तो होगा, पॉसिबल है। आधा मॉलिक्यूल हो सकता है, पॉसिबल है। तो दिस Avogadro's hypothesis is verified according to Dalton's theory। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल वैलिड है ये हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट। अब इसने एवोगाड्रो ने क्या बताया? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस दिया, अंतर बताया कि atoms is the smallest particle of element which may have or which may not have or which may not have, जो है कि जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, which may have independent existence, which may not have independent existence and atoms can part in a chemical reaction। ठीक है, दोबारा सुने कि एटम्स क्या है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो? किसी तत्व का वह अति सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जो अभिक्रियाओं में भाग लेता है। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व, इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इट मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होना क्या होता है? जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव है। इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट मे नो हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस द मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन किया? द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होगा ही होगा, लेकिन एटम्स का कोई फिक्स नहीं है कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव हो, वो दिखता ही नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन मॉलिक्यूल का होगा, अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव होगा। द मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस दिया एवोगाड्रो ने। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ द एवोगाड्रोस। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो यहाँ तक है, ज़्यादा एमबी का हो गया। हम इससे अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ द एवोगाड्रोस पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे बेल आइकन प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री लाइन विद योगेश गोस्वामी एंड शेयर एंड प्रॉब्लम्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।